चलिए दोस्तों, आज लेके आए हैं हम सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी मैं क्वेश्चन अभी करवाऊंगी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सीडीपी का क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है। देखेंगे दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है निरंतरता बनाम निरंतरता। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है स्थिर बनाम वृद्धिशील। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है विभेदीकरण बनाम एकीकरण। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आनुवांशिक बनाम पर्यावरण। आंसर क्या होगा? आनुवांशिक बनाम पर्यावरण। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। करा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभी कथन है, सर्सन दिया हुआ है कि जब हम बच्चों को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। ये तो सही बात है दोस्तों, जब हम बच्चों को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। सही है, ये सर्सन सो दिया हुआ सही है। अब रीजन पढ़ेंगे। बच्चा एक सामाजिक संकल्पना है, ये भी बात सही है, बच्चा एक सामाजिक संकल्पना है। और आर है जो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है गतिविधि। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है जैविक परिपक्वता। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है सांस्कृतिक उपकरण। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है संतुलीकरण। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 होगा, सांस्कृतिक उपकरण। चलिए दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। रिसर्शन दिया हुआ है। जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है। क्या दोस्तों ये बात सही है? नहीं, गलत है। क्या दोस्तों ये गलत है। जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है, यह गलत है, क्योंकि पियाजे का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास जैविक परिपक्वता पर्यावरण के साथ सक्रिय जुड़ाव और संतुलन के संयोजन से प्रभावित होता। उन्होंने सीखने को केवल आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। ये बात गलत है। रीजन पढ़ेंगे। लिखा हुआ है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। नहीं दोस्तों, गलत है, ये भी गलत है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ए और दोनों गलत है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपनी मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं तो वे क्या अनुभव करते हैं और किसका सहारा लेते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है असंतुलन अनुकूलन की। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है असंतुलन आंतरिकरण की।
असंगति अनुकूलन की, असंगति आंतरिकरण की। चलिए दोस्तों देखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असंतुलन अनुकूलन की। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जहाँ प्याजो बच्चों को देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? प्याजे बच्चों को किस रूप में देखते हैं? वही बायोगोस्की बच्चों को किस रूप में देखते हैं, यही बताना है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है विचारकों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में निष्क्रियकर्ता के रूप में। ये तो सही है दोस्तों, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में, ये सही है। ये देखेंगे, ये भी गलत है, निष्क्रियकर्ता के रूप में कभी नहीं देखा। वो उन्होंने पियाजे ने बच्चों को विचार पियाजे बच्चों को विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में देखे हैं। ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पियाजे बच्चों को विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में देखते हैं, वहीं वाइगोस्की बच्चों को सामाजिक संदर्भ में सक्रिय कर्ता के रूप में देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था का निर्धारण का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है व्यक्ति की आयु। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में विपक्ष में। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 होगा बी और बी एंड सी। व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष विपक्ष में और व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन। ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के तरीके क्या है? मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, पर्यावरण के अनुकूल ढलना सीखना, संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रतिक्रिया को पहचान पाना, योजनाओं को सुसंगत संपूर्णता में संगठित करना। आंसर होगा क्या दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना। जितने भी मैंने दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करवा रही हैं सब पीवाई क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ है आपका 2024 में, 2024 का क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र में माध्यम से प्रगति में मदद करने की आवश्यकता भूमिका क्या होगा? भौतिक पर्यावरण होगा, अधिक जानकारी होगा, एम के ओ होगा, परिपक्वता होगा, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण होगा। सुदृढ़ीकरण क्या होगा? इसका आंसर होगा देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधिक जानकारी एम के ओ। क्योंकि अधिक जानकारी अगर किसी से मदद लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपसे वो अधिक जानता होगा तभी मदद ले पाइएगा। चलिए दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि क्या है? बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जाता है, केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, वातावरणीय कारकों से नहीं, प्रमुख रूप से याद करने और रटने के बारे में सोचती है, मुख्य रूप से भावनात्मक अध्ययन के बारे में सोचती है। हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि क्या? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जाता है। चलिए दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रगतिशील शिक्षा क्या है?
गतिशील शिक्षा क्या है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो अनुशासन और रटता मारने पर बल देता है। शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर बल देता है। ऑप्शन नंबर 3 में शिक्षण की एक विधि जो मानक पाठ्यचर्या के सशक्त पालन पर बल देता है। ऑप्शन नंबर डी में है शिक्षण का एक तरीका जो कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया के अधिकतम उपयोग पे बल देता है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पे बल देता है। चलिए दोस्तों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। रिसर्शन और रीजन का क्वेश्चन अभी कथन है। लिखा हुआ है माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां प्राय चुप रहती है और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। देखेंगे कारण क्या कह रहा है। आनुवंशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। सही विकल्पों को चयन के लिए सक्षम नहीं है, ये भी गलत है। आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। मूल्यांकन की प्रकृति होनी चाहिए और मूल्यांकन का कार्य होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए और मूल्यांकन का कार्य कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है गतिशील प्रामाणिक। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है वस्तुनिष्ठ मानकीकृत। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है गतिशील मानकीकृत। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रामाणिक। देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गतिशील प्रामाणिक। मूल्यांकन की प्रकृति गतिशील होनी चाहिए और मूल्यांकन का कार्य प्रामाणिक होना चाहिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये सर्सन और विजन का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभी कथन दिया हुआ ऐसा युक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। सही बात है, नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। ये भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और दोनों सही है, परंतु आर है जो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है? ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है एक स्तनपायी की परिभाषा क्या है? ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है स्तनधारियों के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या करें। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है पाठ्य पुस्तक में दिए गए स्तनधारियों के कुछ उदाहरण तथा कुछ गैर उदाहरण बताएं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया, जो छात्राओं में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। और स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अभिकथन कर एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती है। एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती है, ये बात गलत है। क्या दोस्तों, ये बात गलत है। कह रहा है कारण क्या कह रहा है? समावेशन एक नीति है जो एक जैसे
सीखने के लक्ष्य, रणनीतियाँ और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसरों पर बल देती है। ये क्या है दोस्तों? गलत है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ए और दोनों गलत है, क्योंकि समावेशी कक्षाओं को विभेदित निर्देश प्रदान करके विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कह व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों की अपेक्षा व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों की अपेक्षा अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 में करा अक्षमता से बल हटा देता है और समावेशन की सच्ची भावना से सही नहीं। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है अक्षमता के चिकित्सीय मॉडल पे बल दिखाता है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है अक्षम लोगों की सही पहचान और नामीकरण में बाधा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। क्या है दोस्तों? समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। चलिए दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दृष्टि बाधित बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दृष्टि बाधित बच्चों मतलब जो बच्चा को आंखों से नहीं दिखाई देता है उन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है। आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर ए में करा वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण। ऑप्शन नंबर बी में करा ब्रेल इन्वांसर और प्रदर्शक। ऑप्शन नंबर सी में करा वाक्य पहचान सॉफ्टवेयर भाषा से पठन। ऑप्शन नंबर डी में करा सांकेतिक भाषा का प्रयोग। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा ए बी सी, लेकिन सांकेतिक भाषा का उपयोग नहीं होगा क्योंकि वो बच्चा दृष्टिबाधित है, क्योंकि बच्चे को आँख से दिखाई नहीं दे रहा है तो वो संकेतों के माध्यम से कैसे किसी चीज़ को समझ सकता है। जब उसको दिख ही नहीं रहा है उसको हम इशारा करके बताएंगे तो समझेगा बच्चों? नहीं समझेगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। स्वालीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि क्या होगा? ऑप्शन की होगा बताओ। ऑप्शन नंबर 1 में करा दृश्य संबंधित मदद और संकेत देने से बचना चाहिए, या ऑप्शन नंबर 2 में करा कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए अति उत्तेजक हो। ऑप्शन नंबर 3 करा यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए एक अव्यवस्थित विन्यास की रचना करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। स्वालीनता वाले विद्यार्थी के समावेशन का समर्थन के लिए साथ के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि उसको क्या करना चाहिए। आंसर देगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखे और उनकी दिलचस्पी बनाए रखे। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है उन्हें विस्तृत और स्पष्ट निर्देश प्रदान करें। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है सुनिश्चित करें कि वे अपने साथियों की तुलना में उच्च ग्रेड प्राप्त करें। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है भावनात्मक आवश्यकताओं की अपेक्षा उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्रधानता दें। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए? अगर कक्षा में बच्चा असफल हो गया, किसी टेस्ट को दिया या किसी एग्जाम को दिया तो वो असफल हो गया, शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है उत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार की। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है बुद्धि का आकलन करने के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों का संचालन करके। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है छात्रों की जाति का पहचान करके उनके माता पिता के घर पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए कहकर। इसका आंसर क्या होगा? कक्षा में अगर छात्र की असफलता हो जाए तो शिक्षिका को किस प्रकार उससे निपटना चाहिए? किस प्रकार? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ये होगा। ऑप्शन नंबर 1 अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर 1 में कहा पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है क्योंकि बच्चे बहुत सारी भ्रांतियों के साथ स्कूल आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है पूर्व ज्ञान केवल उन्नत शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पहले से ही विषय से परिचित है। पूर्व ज्ञान केवल उन्नत विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पहले से ही विषय से परिचित है, पहले से ही उस विषय के बारे में जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है पूर्व ज्ञान केवल उन शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास उच्च स्तर की आंतरिक अभिप्रेरणा है। उच्च स्तर की आंतरिक अभिप्रेरणा है। देखेंगे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। मतलब वो पहले से जो सीखा हुआ है उसको उसकी महत्वपूर्ण चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 23 कह रहा है एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे मदद कर सकते हैं? स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे मदद कर सकते शिक्षक? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है छात्रों को केवल एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करके हेतु अभिप्रेरित करने के लिए लगातार प्रतिपुष्टि और ग्रेड प्रदान करके। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है सभी सीखने के कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करके। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है छात्रों को अपने स्वयं के सीखने
स्वयं के सीखने की जिम्मेदारियां लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर 4 में करें सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश पालन प्रदान करके। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 3। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारियां लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अभी कथन कर रहा है एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका। क्या कह रहा है दोस्तों? एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। ये बात तो सही है। अगर हम बच्चे के माता पिता के साथ नियमित संपर्क में मतलब रोजाना संपर्क में रहेंगे तो हम बच्चे के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, बच्चे को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे, उसकी त्रुटियां को जान पाएंगे। कारण क्या कर रहा है दोस्तों? अभी कथन तो असर्शन तो सही है, अभी कारण क्या कर रहा है? समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों के कैसे और क्या सीखना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। समुदाय को निर्देश देना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए, यह गलत है। जबकि समुदाय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के माध्यम से शिक्षा को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन बच्चा को कैसे और क्या सिखाना चाहिए यह तय करने की जिम्मेदारी शिक्षकों और पाठ्यक्रम डेवलपर्स के पास है, सीधे समुदाय के पास नहीं है दोस्तों। इसीलिए ये जो है रीजन जो है कारण है जो गलत है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये सही और गलत, यानी ऑप्शन नंबर 3। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को क्या प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच क्या चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्यात्मक स्थिरता अपसारी चिंतन। शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों के कार्यात्मक स्थिरता को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, अन्वेषण अधिगम में छात्र क्या करते हैं? विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से दुनिया में नई खोज करते हैं। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि खोज अधिगम में छात्र नए ज्ञान को उजागर करने के लिए विचारों या सामग्रियों की खोज करते हैं, प्रयोग और हेर फेर करके अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, दृष्टिकोण प्रोत्साहित करते हैं। चलिए दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों सभी PYQ है, 2024 में पूछा हुआ है। चलिए दोस्तों देखेंगे 27 नंबर, यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है
यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसीलिए वह समप्रत्यय को समझने में असमर्थ है। रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है। रमेश है जो कि कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके, ध्यान दे सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? बताइए दोस्तों, अगर रमेश आगे की कक्षा में बैठ रहा है ताकि वो ध्यान दे सके, ध्यान केंद्रित कर सके, रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए 1 में करा है दोहरावा, ऑप्शन नंबर 2 में करा अधिसंज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 में करा आलंबन, ऑप्शन नंबर 4 में करा स्मृति सहायक विधियां। तो इसका क्या होगा दोस्तों आंसर? ऑप्शन नंबर 2 अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति अपनी सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने और उन्हें नियमित करने की क्षमता से है। इस मामले में रमेश पहचानता है कि वह ध्यान नहीं दे रहा है। वह महसूस करता है कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और बेहतर ध्यान केंद्रित करने के लिए आगे बैठने का वह फैसला करता है ताकि मैं आगे बैठूंगा तो अच्छे से ध्यान दे पाऊंगा, अच्छे से समझ पाऊंगा, तो मैं बेहतर कर पाऊंगा साइंस में। फैसला करता यह दर्शाता आत्म जागरूकता, वह अपने ध्यान की कमी से अवगत है। इसका मतलब है कि आत्म जागरूकता है उसमें, वह अपने ध्यान की कमी में से अवगत है। उसको पता है कि हम विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आत्म नियमन, यह वह अपनी बैठने की स्थिति बदलकर समस्या का समाधान करने के लिए कदम उठाता है। बैठने की स्थिति बदलकर मतलब बैठने की स्थिति चेंज करके समस्या का समाधान करने के लिए कदम उठाता है। सीखने के लिए अपने दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने और समायोजित करने के लिए यह रणनीति अधिसंज्ञान और कौशल की एक पहचान है। चलिए दोस्तों देखेंगे 28 नंबर। संज्ञान कर रहा है दोस्तों कि संज्ञान, मैंने भी अधिसंज्ञान बताया। संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में करा भावनाएं कुट लेखन एनकोडिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, लेकिन इनका ध्यान की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर 2 करा भावनाएं जानकारी की कुशल पुनर्प्राप्ति में मदद करती है, लेकिन सीखने के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 3 करा भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है अधिगम पर भावनाओं का प्रभाव हमेशा एक संयोजी होता है और जिस भी प्रकार की भावना हो उसका अधिगम पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखेंगे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। भावनाएं ध्यान मतलब स्मृति, सीखने और निर्णय लेने जैसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, हालांकि उनका प्रभाव जटिल है और भावना के प्रकार, उसकी तीव्रता और संदर्भ जैसे कारकों के आधार पर भिन्न होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या पढ़ा?
शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकता है? शिक्षक है जो छात्रों में आंतरिक प्रेरणा यानी अंदर की प्रेरणा कैसे बढ़ा सकता है? अंदर की प्रेरणा कैसे बढ़ा सकता है? ऑप्शन नंबर ए में करा कि किसी सजा को हटाने का प्रलोभन देकर, किसी सजा को हटाने को प्रलोभन देकर। ऑप्शन नंबर 2 में करा नकारात्मक पुनर्वलन देकर। ऑप्शन नंबर 3 करा इनाम और पुरस्कार देकर। ऑप्शन नंबर 4 करा सीखने का आनंद पैदा करके। शिक्षक है जो छात्रों में आंतरिक प्रेरणा यानी अंदर की प्रेरणा को कैसे बढ़ा दे सकता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सीखने का आनंद पैदा करके। क्या करके? सीखने का आनंद पैदा करके। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच का संबंध सही वर्णन करता है? सही वर्णन करता है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा परस्पर अनन्य है। व्यक्तियों को एक ही समय में दोनों से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है। क्या कह रहा है? सबसे पहले तो हमने ये जानेंगे दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? अभिप्रेरणा होता है जो दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और एक बाह्य अभिप्रेरणा। सबसे पहले जानेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा है दोस्तों जो मतलब कि अंदर के अभिप्रेरणा, जैसे मैं रुचि, किसी चीज के प्रति मेरे पास रुचि है तो अंदर से हो रही इच्छा, जिज्ञासा, स्व आनंद, सब ये सब जितनी भी आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आते हैं, अंदर की प्रेरणा है। और बाह्य प्रेरणा मतलब पुरस्कार, किसी चीज की लालच में आके पुरस्कार ले रहे हैं, मतलब किसी चीज की लालच में लेकर, ऐसा तो नहीं कि अंदर से मतलब पुरस्कार लेने का थी है। तो पुरस्कार, लालच, दंड, प्रशंसा ये सभी है ना दोस्तों, वो बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। तो आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर 1 में करा आंतरिक अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर 1 में करा आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा परस्पर अनन्य है। व्यक्तियों को एक ही समय में दोनों से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है। क्या होगा दोस्तों? नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित कर रह सकती है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती है, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा एक दूसरे को प्रभावित करती है। चलिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध के बारे में सही कथन आंतरिक क्या कर रहा है? आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके, इसका आंसर तो मैंने बताया था दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ना। हाँ सही बोल रहे। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतः क्रिया कर सकती है, जिसमें एक प्रकार की प्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन